गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स के जो है फीचर्स कवर कर लिए थे कि क्या क्या फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स की, वो चीज हमने कवर कर ली थी। एंड अगर आपको समझना है दैट व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, क्या है उसकी फीचर्स, तो प्लीज पहले उस प्रीवियस वीडियो को देखना एंड उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करना। एंड आज हम बेसिकली क्या कवर करने वाले हैं, आज हम जितने भी आर्टिकल्स है उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लाइक आर्टिकल 12, 13, 14 एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जितने भी आर्टिकल्स है इनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम आर्टिकल्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट आर्टिकल आता है हमारा, दैट इज आर्टिकल 12। तो अब जो ये आर्टिकल 12 है ये किसकी बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को कैसे डिफाइन कर रखा है। मतलब ये जो टर्म है स्टेट, इसका मतलब क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो वो चीज डिफाइन कर रखी है इन द आर्टिकल नंबर 12। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टेट का मतलब केवल 28 स्टेट्स नहीं है, मतलब जो हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स है लाइक राजस्थान, यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी 28 स्टेट्स तो स्टेट में इंक्लूड होते ही है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो कि स्टेट में इंक्लूड होती है। तो अब वो चीजें कौन सी है, तो जैसे कि सबसे फर्स्ट आती है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट, जिसमें इंक्लूड होते हैं प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स एंड द एमपीज। एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। ठीक है, तो ये भी जो है स्टेट के अंदर इंक्लूड होते हैं। इन सब से भी स्टेट जो है कंसिस्ट करता है। ठीक है, सेकंड हमारा आता है स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें इंक्लूड होते हैं सीएम दैट इज चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स एंड एमएलएस। एमएलएस मतलब हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये भी जो है स्टेट को कंसिस्ट करते हैं, या ये भी जो है स्टेट के अंदर इंक्लूड होते हैं। फिर हमारा आता है लोकल बॉडीज लाइक म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, तो ये सब भी जो है स्टेट में इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बॉडीज है जो कि गवर्नमेंट रन करती है लाइक LIC, ONGC, सेल। ठीक है, तो ये सब भी जो है स्टेट में इंक्लूड होते हैं। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड द सेल इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसे भी स्टेट बोला जा सकता है, बट अगर वो एक गवर्नमेंट बॉडी की तरह वर्क कर रही है तभी उसे स्टेट बोला जा सकता है। किसको? एक प्राइवेट कंपनी को भी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं LIC, जिसे स्टेट कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसका पब्लिक यूटिलिटी फंक्शन है एंड इसकी जो ऑनरशिप है वो फुल गवर्नमेंट ऑनरशिप है। इसकी वजह से जो है LIC एक प्राइवेट कंपनी होते हुए भी इसे स्टेट कंसिडर किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स पब्लिक यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल 12 में क्या बात करी कि स्टेट की डेफिनेशन हमने काइंड ऑफ देखी कि स्टेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो 28 स्टेट्स तो आती है, उसके अलावा हमने क्या क्या बोला, उसके अलावा हमने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट भी इवन स्टेट में आती है, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर भी जो है स्टेट में आते हैं। उसके बाद हमने बोला लोकल बॉडीज, ये भी जो है स्टेट में इंक्लूड होती है लाइक म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत एटसेट्रा। उसके अलावा बहुत सारी जो गवर्नमेंट रन बॉडीज है वो भी स्टेट में इंक्लूड होती है, और इवन एक प्राइवेट कंपनी को भी जो है स्टेट कहा जा सकता है अगर वो एक गवर्नमेंट बॉडी की तरह रन कर रही है या एक गवर्नमेंट बॉडी की तरह वर्क कर रही है। तो उसका हमने एग्जांपल भी लिया लाइक LIC। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा दैट इज आर्टिकल 13। अब यहाँ पर आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि अगर कोई भी लॉ जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, कोई भी कानून ऐसा है जो कि सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कर रखे हैं उसके अगेंस्ट जाता है, तो वो इनवैलिड बन जाएगा। मतलब वो कानून जो है वो कानून नहीं रहेगा, वो लॉ जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, और इससे बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। डॉक्ट्राइन मतलब काइंड ऑफ एक प्रिंसिपल बोल सकते हो, और जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या हुआ कि जुडिशरी के पास ऐसी पावर है कि वो किसी भी लॉ को जो है कैंसिल कर सकती है। ठीक है, बट ओनली आफ्टर रिव्यूइंग दैट लॉ। उस लॉ को रिव्यू करने के बाद जो है जुडिशरी उन लॉज को कैंसिल कर सकती है अगर जुडिशरी को अप्रोप्रिएट नहीं लगते हैं लॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे लॉ का मतलब क्या है, कानून। कौन कौन से कानून हो गए, तो जितने भी परमानेंट लॉज है जो कि पार्लियामेंट ने या स्टेट ने बनाए वो लॉज भी जो है जुडिशरी कैंसिल कर सकती है, या फिर जितने भी टेम्परेरी लॉज है जैसे कि ऑर्डिनेंसेस जो कि प्रेसिडेंट या गवर्नर बनाते हैं, तो वो लॉज भी जो है जुडिशरी कैंसिल कर सकती है। अच्छा, अब ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं, तो ऑर्डिनेंसेस मतलब होता है कि ऑर्डिनेंस कुछ ऐसे टेम्परेरी लॉज होते हैं, कुछ ऐसे टेम्परेरी कानून होते हैं जो कि तब बनाए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर
जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है। दैट मीन्स जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, ऐसे में कुछ टेम्परेरी लॉज बनाने पड़ते हैं। सपोज करो कोई अर्जेंट नीड आ गई, एकदम से बहुत अर्जेंटली कुछ ज़रूरत पड़ी लॉ की, तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट या गवर्नर है वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए लॉ बनाते हैं। अब वो लॉ जो है वो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए होते हैं। दैट मीन्स अगर जब वापस पार्लियामेंट सेशन में आती है एंड पार्लियामेंट उस लॉ को जो कि प्रेसिडेंट या गवर्नर ने बनाया था फॉर द टेम्परेरी टाइम पीरियड, तो अगर उस लॉ को वो अप्रूव कर देती है तब तो वो लॉ हमेशा के लिए रहेगा, बट अगर वो उस लॉ को रिजेक्ट कर देती है तो वो लॉ वहीं पे एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हुई ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंसेस आर बेसिकली द टेम्परेरी लॉज मेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तब जो टेम्परेरी लॉज बनाए जाते हैं उसे हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। तो ये परमानेंट लॉज और टेम्परेरी लॉज के लिए जो है ये डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू काम आता है कि जो जुडिशरी है वो चाहे तो परमानेंट लॉज को भी कैंसिल कर सकती है अगर उसको कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं लगती है तो, एंड वो टेम्परेरी लॉज को भी इवन कैंसिल कर सकती है। तो जितने भी रूल्स हो गए, ऑर्डर्स हो गए पास्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ऐसे में इन रूल्स ऑर्डर्स को भी, इन नोटिफिकेशंस को भी जो है कैंसिल कर सकती है कौन? जुडिशरी। ठीक है, इवन कुछ कस्टम्स ऐसे हो गए या कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हो गई जो कि लॉ की तरह एक्ट करती है, तो उन प्रैक्टिसेस को या उन कस्टम्स को भी इवन जुडिशरी क्या कर सकती है? इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है या फिर कैंसिल कर सकती है। ठीक है, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बोली इन द आर्टिकल 13। मतलब अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है तो ऐसे में जुडिशरी हैज दिस पावर टू कैंसिल दैट लॉ और मेक दैट लॉ इनवैलिड। उस लॉ को या तो कैंसिल कर सकती है या उस लॉ को इनवैलिड जो है प्रूव कर सकती है। नाउ अब कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो कि केवल इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड वो जो राइट्स है वो कौन कौन से आर्टिकल में लिखे हुए, तो वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स है जहां पर वो फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं जो कि केवल इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। ये चीज़ हमने फीचर्स में भी डिस्कस करी थी जब हम फंडामेंटल राइट्स की फीचर्स की बात कर रहे थे, कि वहां पर हमने ये बोला था कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो कि केवल इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक राइट टू वोट, एंड कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं वो हर किसी को प्रोवाइड किए जाते हैं, नो मैटर यू आर इंडियन और नॉट। आप इंडियन हो या नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो राइट्स जो है वो सबको प्रोवाइड कराए जाते हैं। नो मैटर वेदर यू आर इंडियन और फॉरेनर, वो कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कि सबको प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे आप इंडियन हो चाहे आप फॉरेनर हो। ठीक है, लाइक राइट टू लाइफ, तो कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो सबको प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कि केवल इंडियन सिटीजन्स को ही प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये तो हमने बात करी कि कौन से आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि डील करते हैं उन फंडामेंटल राइट्स के साथ जो कि केवल इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड कराए जाते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। अब आर्टिकल 14 से लेके जितने भी आर्टिकल से 18 तक, दैट मीन्स आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18, तो ये जो 5 आर्टिकल्स है ये बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। अब कैसे राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं तो वो हम एक एक करके जब हम आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये कैसे राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। सो अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 ये बोलता है दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, कि कानून के सामने, लॉ के सामने जो है सब एक समान है, सब एक बराबर है। ठीक है, एवरीवन इन द सेम सिचुएशन शुड बी ट्रीटेड द सेम, कि हर कोई जो भी सेम सिचुएशन में है उसे सेम ट्रीट किया जाना चाहिए। मतलब सपोज करो मैंने कुछ क्राइम किया, ठीक है, तो ऐसे में चाहे मैं क्राइम करूं, चाहे आप क्राइम करो, या फिर कोई एक बड़ा सेलिब्रिटी जो है क्राइम करे, ठीक है, तो अगर तीनों की सिचुएशन सेम है तो ऐसे में तीनों को ट्रीटमेंट भी सेम मिलना चाहिए। नो मैटर यू आर रिच और पुअर, no matter which caste or religion you belong, no matter which particular place you belong, कोई place से, कोई caste से, कोई economic status से फर्क नहीं पड़ना चाहिए in the treatment। ठीक है, मतलब जो भी क्राइम किया है, भले ही वो किसी ने भी किया हो, उसकी पनिशमेंट सेम होनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी है, तो एक्सेप्शंस है द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है उन्होंने अगर कुछ क्राइम किया तो उन्हें हाथों हाथ कोर्ट में नहीं ले जाया जाता फॉर द एक्शंस। ठीक है, उन पे एक बार कंप्लीट वो देखते हैं कि एक्चुअल में उन्होंने क्राइम किया है या नहीं किया है, पहले वो सब चीज़ें जो है वो प्रूफ होती है। अगर एक्चुअल में प्रूफ होता है तब सेम ट्रीटमेंट दिया जाता है।
बट अगर हम कॉमन मैन की बात करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आपको एक्शंस के लिए डायरेक्टली कोर्ट में ले जाया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर बोली गई है। उसके अलावा फॉरेन डिप्लोमेट्स के पास जो है स्पेशल प्रोटेक्शन होती है फ्रॉम द लीगल केसेस इन इंडिया। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी की कैसे बात करता है, दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है, कि कानून के सामने सब एक बराबर है। अगर सेम सिचुएशन है तो ऐसे में सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सब लोगों को, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस ये थे कि जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उन्हें डायरेक्टली कोर्ट नहीं ले जाया जाता फॉर द एक्शंस, एंड फॉरेन डिप्लोमेट्स के पास जो है स्पेशल प्रोटेक्शन है फ्रॉम द लीगल केसेस इन इंडिया। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी इन द आर्टिकल 14। नाउ आर्टिकल 15 किस चीज़ की बात करता है, तो ये भी कहीं ना कहीं राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है, बिकॉज अभी हमने देखा था राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से आर्टिकल इंक्लूड होते हैं, आर्टिकल 14 to 18, 14 से लेके 18 तक के जो आर्टिकल्स है वो सब राइट टू इक्वालिटी में आते हैं। तो आर्टिकल 15 ये बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कलर, कास्ट, बर्थ प्लेस, इन किसी भी चीज़ के बेसिस पर गवर्नमेंट जो है भेदभाव नहीं कर सकती है लोगों के बीच में, सिटीजन्स के बीच में, मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल रूल्स बना सकती है विमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। एंड ऐसे सब ग्रुप्स को लाइक बैकवर्ड क्लासेस, विमेंस, चिल्ड्रन, इनको स्पेशल हेल्प भी जो है एजुकेशन में प्रोवाइड करा सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा, दैट इज आर्टिकल 16, एंड वो ये बोलता है कि सबको इक्वल चांसेस मिलनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर। अब यहाँ पर इसमें भी एक्सेप्शंस है कि कुछ जॉब्स ऐसी होती है जहाँ पर आपको ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया में रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड रिजर्वेशन भी अलाउड है फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, एज यू ऑलरेडी नो बैकवर्ड क्लासेस के पास रिजर्वेशन है, दैट मीन्स उनकी कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व रहती है, एंड उन सीट्स पे जो है बैकवर्ड क्लास ही आ सकती है, बस उनको कुछ पर्टिकुलर मिनिमम जो परसेंटेज है वो स्कोर करने होते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड एक्सेप्शन इज कि जो रिलीजियस प्लेसेस होती है वहाँ पर जो जॉब्स होती है वहाँ पे पर्टिकुलर लोग जो है रिलीजन के वो रिक्वायर्ड हो सकते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। उसके अलावा जो है हमने क्या बोला कि आर्टिकल 16 में सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। नाउ हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है, दैट इज आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 ये बोलता है कि जो अनटचेबिलिटी है उसे बैन कर रखा गया है इंडिया में अनटचेबिलिटी को बैन कर रखा है, और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब ये एक ऐसा क्राइम है जिसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है इफ यू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा, दैट इज आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 क्या बोलता है कि कोई भी स्पेशल टाइटल्स अलाउड नहीं है, लाइक राजा, नवाब, ये सारे जो स्पेशल टाइटल्स है ये अलाउड नहीं है। हालांकि जो टाइटल्स है एजुकेशन से रिलेटेड या मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड जो टाइटल्स है वो अलाउड है, लाइक डॉक्टर, मेजर, तो ये सारे जो टाइटल्स है ये अलाउड है, ठीक है। एंड जितने भी नेशनल अवार्ड्स है लाइक भारत रत्न, तो ये सब जो अवार्ड्स है वो लीगल और वैलिड है। तो ये सब बोला गया है इन द आर्टिकल 18, जहाँ पर स्पेशल टाइटल्स अलाउड नहीं है, बट टाइटल्स रिलेटेड टू एजुकेशन और मिलिट्री सर्विसेज दैट आर अलाउड, एंड नेशनल अवार्ड्स आर लीगल एंड वैलिड। तो ये बोला गया है आर्टिकल 18। सो अब ये जितने भी आर्टिकल्स है जो कि बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की, दैट इज आर्टिकल 19 to 22। तो इन आर्टिकल्स को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो दैट वॉज इट फॉर दिस पार्ट। आई होप आपको ये सारे जो आर्टिकल्स है ये समझ में आए होंगे जो भी आज हमने डिस्कस करे हैं। बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रहती है रिगार्डिंग एनी आर्टिकल और एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है, देन डू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है या यूजफुल लगता है तो ही अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करनी है, नहीं तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड द मोस्ट important thing, do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.